Good morning, students. Today we will discuss topic crystallization of chapter 6th physical and chemical change. तो बेटा जो हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज जो टॉपिक है, इसमें जो क्रिस्टलाइजेशन है चैप्टर है, जो इसमें जो क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक है आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा हमारा बस यही टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर में, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो बेटा प्रीवियस क्लास में जो हमने स्टडी किया था वो क्या क्या किया था, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं, या फिजिकल चेंज को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, बताया था ना। कॉज को, जिस कारण से वो फिजिकल चेंज हुआ उसको हटा दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए। जैसे फोर्स है, फोर्स और प्रेशर या टेम्परेचर, ये दो कारण थे ना वो फिजिकल चेंज होने के, तो आपने वो कॉज हटा दिए। कॉज हटते मान लीजिए आप रबर बैंड है, उसे स्ट्रेच कर रहे हो, उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो खिंच जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। आप उस कॉज को रिमूव कर दीजिए तो क्या है, प्रेशर को हटा दीजिए, फोर्स को हटा दीजिए, तो क्या है, वो उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल भी था, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे आपको बता ही चुकी हूँ। केमिकल चेंज हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं मोस्टली, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताया था पिछले चैप्टर में। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण बताया था, क्योंकि उसमें टोटली न्यू मटेरियल बनता है। ओरिजिनल जो उसका स्टेट होती है उससे बिल्कुल चेंज हो जाती है जो न्यू मटेरियल बन के तैयार होता है। दूसरा मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी इस चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सल्फेट सॉल्यूशन में, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। उसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको डायग्राम के द्वारा, कि इसमें जो है हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, फिर उसमें एक ब्लेड डाल दिया आयरन का, तो हम जब दूसरे सॉल्यूशन देखते हैं ब्लेड डालने के बाद तो उसको ग्रीनिश कलर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से आयरन हाई रिएक्टिव है, उसने क्या किया था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लिया था, जिस वजह से उसका कलर क्या है, चेंज हो गया। ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो बेटा। तो आज मैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग क्यों लगता है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं, ये मैंने आपको बताई थी। लोहे रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन पे ही रस्टिंग टर्म यूज की जाती है, और रस्टिंग का फॉर्मूला मैं फिर बता रही हूँ। Fe2O3 XH2O, Fe2O3 मीन्स आयरन ऑक्साइड कह दो या फेरस ऑक्साइड, और उसमें वाटर की कुछ क्वांटिटी होती है। फिर उसमें रस्टिंग को रोकने के तरीके बताए थे मैंने आपको, गैल्वनाइजेशन मेथड, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, और बेटा एलॉय बनाना, ठीक है, ये सब मेथड बताए थे। गैल्वनाइजेशन उसमें इंपॉर्टेंट है। गैल्वनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं जिंक की, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है किसके अपेक्षा, आयरन की अपेक्षा, तो हमारा आयरन प्रोटेक्ट रहता है रस्टिंग से। अब मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन मेथड बताऊंगी। तो क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है बेटा, फिजिकल चेंज का, भौतिक परिवर्तन का है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सब सब्सटेंस। जो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड है बेटा, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है किसी भी प्योर मैटर, किसी भी प्योर उसको सब्सटेंस को निकालने के लिए, प्योरिफिकेशन, किसी सब्सटेंस का प्योरिफिकेशन करने के लिए। तो बेटा अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे समुद्र है, समुद्र के पानी में से नमक बनाया जाता है। तो बेटा नमक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत बड़े लेवल पर समुद्र में से तो देखो सनलाइट पड़ती है, लेकिन उस पर सनलाइट, समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इतनी सनलाइट उसमें नहीं पड़ सकती। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, कि क्या नाम है, उस पानी को कुछ अलग कर लिया जाता है दूसरी जगह पर, ताकि वो पानी पर सनलाइट पड़े तो वो एवाप्रेट हो जाए और लिमिटेड मात्रा में बचता रहे। तो सनलाइट पर जब वो सब पड़ती है, किसी बड़े फील्ड में इकट्ठा कर लेते हैं, सनलाइट पड़ती है, पानी एवाप्रेट हो जाता है, और वहाँ पर जो सॉल्ट है वो बच जाता है। बट जे बेटा जो वो सॉल्ट बचता है, वो उसकी जो शेप होती है, वो सॉल्ट जो है ना तो प्योर होता है और ना ही उसकी प्योर शेप होती है क्रिस्टल्स वाली। अब उसमें से क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम उस सॉल्यूशन में से क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स बनाने के लिए क्रिस्टल करते हैं, क्रिस्टल बनाने के लिए उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। और जो वो उसमें से जो मेथड है क्रिस्टल बनाने का उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से, उसे कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, अब ये कॉपर सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए मेथड अप्लाई हुआ है। इसमें क्या होता है बेटा, हम क्या करेंगे, एक बीकर में पानी लेंगे, उस पानी में कुछ क्वांटिटी में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, H2SO4। हम H2SO4 इसके अंदर ऐड किया और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके हमने इसे बॉईल किया। हम बॉईल करते गए करते गए करते गए, जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है,
तब हम इसमें क्या करते हैं, स्लोली धीरे धीरे स्टीरिंग कर देते हैं, घोलते चले जाते हैं किसको, कॉपर सल्फेट के पाउडर को। अब कॉपर सल्फेट का पाउडर हम डाल जाएंगे, स्टीर करते रहेंगे, इसे घुमाते रहेंगे, धीरे 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 वो बॉयल तो हो ही रहा है। कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला, फिर हमने स्टीर कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉपर सल्फेट पाउडर डाला, फिर स्टीर कर दिया। इस तरह से हम जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहेंगे इसके अंदर, जब तक ये इसके अंदर घुलने बंद ना हो जाए। जब ये घुलना बंद हो जाए, और ये बॉयल तो हो ही रहा है, घुलना बंद हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे हटा देंगे, इसकी हीटिंग प्रोसेस जो से बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसे एक तरफ रख देंगे और स्लोली इसे मतलब कूल होने के लिए हम इसे एक तरफ रख देंगे। जब ये कूल हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में फिर हम उसे क्या करेंगे, कूल होने के बाद उस सॉल्यूशन को ठंडा ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हम क्या देखते हैं बेटा, उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स को बना लेते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैप्टर को मैंने पिछला आपको रिवाइज भी करवा दिया है। आज का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया आपका। थैंक यू बेटा।